भारत के भौतिक प्रदेश। आज के लेक्चर में हम आप लोगों को भारत के भौतिक प्रदेश के बारे में बताएंगे। तो भारत के कुल क्षेत्रफल का या भारत के कुल क्षेत्रफल के 11% भाग पर 11% भाग पर पर्वत है। भारत के कुल क्षेत्रफल के 11% भाग पर पर्वत है, जो कि समुद्र के तल से 2135 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले भाग को हम पर्वत कहते हैं। तो भारत के कुल क्षेत्रफल के 11% भाग पर पर्वत का विस्तार है, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई जो है 2135 मीटर से अधिक हो। अर्थात कहने का मतलब यह है कि भारत के कुल क्षेत्रफल पर 11% भाग पर पर्वत का विस्तार है, जो इसकी समुद्र तल से 2135 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले भाग पर पर्वत का विस्तार है। अब आप देखेंगे भारत के कुल क्षेत्रफल के 18% भाग पर पहाड़ी है। अब यह जो है, इसकी ऊंचाई जो है समुद्र के तल से 2135 मीटर की ऊंचाई तक कहने मतलब यह है, समुद्र के 18% भाग जो भारत के पहाड़ी में पाया जाता है, उसकी अधिकतम ऊंचाई जो है समुद्र तल से 2135 मीटर की ऊंचाई तक के वाले भाग को ही हम पहाड़ी के नाम से जानते हैं। अब देखिए 28% भाग, भारत के कुल क्षेत्रफल के 28% भाग पर पहाड़ी है। पठार। भारत के कुल क्षेत्रफल के 28% भाग पर पठार पाया जाते हैं। इसकी जो समुद्र तल से इसकी ऊंचाई जो है 305 मीटर, समुद्र तल से इसकी ऊंचाई समुद्र तल से ऊंचाई 305 मीटर से लेकर के 305 मीटर से 915 मीटर की ऊंचाई तक इसको क्या कहा जाता है? पठार के नाम से जाना जाता है। अर्थात 28% भाग पर पठार पाए जाते हैं। इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 305 मीटर से लेकर के 915 मीटर की ऊंचाई तक है। अब देखिए 43% भाग पर, भारत के कुल क्षेत्रफल के 43% भाग पर मैदान पाए जाते हैं। अब देखिए अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है कि भारत के कुल क्षेत्रफल पर कितने परसेंटेज पर पर्वत पाया जाता है। तो आप बताएंगे भारत के कुल क्षेत्रफल के 11% भाग पर पर्वत पाया जाता है। भारत में पर्वतों का जो मानक रखा गया है वह समुद्र के तल से जो 2135 मीटर से अधिक ऊंचाई तक है, अधिक ऊंचाई वाले भाग हैं, उनको हम पर्वत के नाम से जानते हैं। अब 18% भाग पहाड़ी जो है, यह समुद्र के तल से 2135 मीटर की ऊंचाई तक, मतलब यह कि अधिकतम इसकी ऊंचाई जो है 2135 मीटर तक है। इस भाग को हम क्या कहते हैं? पहाड़ी कहते हैं।
अब भारत के 28% भाग पर पठार पाए जाते हैं, जिनकी समुद्र तल से ऊंचाई जो है 305 मीटर से लेकर के 915 मीटर की ऊंचाई तक पाए जाते हैं। शेष 43% भाग पर मैदान पाए जाते हैं। अब यह जो है भारत के भौतिक प्रदेश का लक्षण हो गया। यहां हम आपको एक चीज और बताना चाहते हैं, भारत का जो भारत का जो वर्तमान मानचित्र है, जो वर्तमान स्वरूप है, अर्थात भारत का जो भौतिक कंडीशन है, वह किस कल्प में यह प्राप्त हुआ था। आपको पिछले वीडियो में मैं बताया था, आर्यन कल्प में ही भारत जो है अपनी भौतिक स्थिति को प्राप्त हो चुका था। तो आर्यन कल्प में आप बताए थे कितने काल बांटा गए हैं, जैसे गोंडवाना काल है, तकन ट्रेव्स है, फिर आपका उसमें टर्सरी काल था और क्वार्टनरी काल था। तो इन्हीं चारों कालों में अर्थात पूर्ण रूप से आर्यन कल्प में भारत का जो भौतिक स्वरूप या भारत का जो वर्तमान मानचित्र है, वह जो है आर्यन कल्प में प्राप्त हुआ। तो यह क्वेश्चन अक्सर बनता है, पूछा जाता है परीक्षाओं में, किस युग में भारत अपने वर्तमान स्वरूप को प्राप्त कर पाया था। तो आप बताएंगे आर्यन कल्प में, ठीक है ना। तो अब वही आर्यन कल्प में आपका भारत के भौतिक प्रदेशों के बारे में हम बता रहे हैं। अब देखिए 11% ये हो गया आपका, 11% पर पर्वत, 18% पर पहाड़ी, 28% भाग पर पठार और 43% भाग पर मैदान। ये परीक्षाओं में अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इसको आप जोड़ेंगे तो यह आपका 100% आता है। अब जैसे 11, 18, 28 और 43 जोड़ लेंगे तो 100% आपका हो जाता है। अब हम आपको अगले बताने जा रहे हैं कि भारत को कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। भारत को कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। अब आप जान लीजिए भारत को जो है, भारत को मुख्य रूप से 4 बृहद, 20 मध्यम और 58 सूक्ष्म भागों में बांटा गया है। अब जैसे भारत को क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत को कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है, तो 4 बताएंगे। अगर पूछ लिया गया कि भारत को भौतिक प्रदेशों को क्रमवार कैसे बांटा गया है, तो आप बताएंगे भारत को मुख्य रूप से 4 बृहद एवं 20 मध्यम स्तरीय एवं 58 सूक्ष्म स्तरीय भागों में बांटा गया है। तो अब यह देखिए भारत को कितने बृहद क्षेत्रों में बांटा गया है, 4। तो वही आपको पूछा था भारत को कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है, 4। कभी कभार पूछ लिया जाता है या प्रश्न दे दिया जाता है भारत को 4 बृहद, 20 मध्यम एवं 58 सूक्ष्म स्तरीय भागों में बांटा गया। ऐसे 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, एक ऑप्शन में ये सही दिया रहेगा और 3 आपका गलत दिया रहेगा। 4 और 19 या 47 दे देगा, या 4, 12, 47 दे देगा, ऐसे क्रम से देगा। तब भी आप याद रखिएगा भारत को मुख्य रूप से 4 बृहद, 20 मध्यम एवं 58 सूक्ष्म स्तरीय भागों में बांटा गया। तो भारत को मुख्य रूप से 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। अब पहला आपका है उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। पहला है आपका उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। दूसरा आपका है विशाल मैदान। तीसरा आपका है प्रायद्वीपीय पठार मैदान, समुद्र तटीय मैदान। अब हम आपके उत्तर के पर्वतीय प्रदेश के बारे में हम चर्चा करेंगे। अब
देखिए यह भारत के 4 भौतिक प्रदेश हो गए। पहला है उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, दूसरा है विशाल मैदान, तीसरा है प्राथमिक पठार, चौथा है आपका समुद्र तटीय मैदान। तो हम पहले उत्तर के पर्वतीय प्रदेश के बारे में चर्चा करना चाहते हैं। और पहले हम आपको यहाँ बताएंगे, अभी पिछले वीडियो में आपको हम भूगर्भिक कालों के बारे में चर्चा करते चले आए हैं। तो हम आपको यहाँ पहले ये बताएंगे कि हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई, तभी उत्तर का पर्वतीय प्रदेश के बारे में आप लोगों को समझ में आएगा। तो भारत के हिमालय की उत्पत्ति के बारे में हम पहले चर्चा करेंगे। अब इसमें देखिए तब आपका भौतिक प्रदेश पहला क्लियर हो जाएगा। तो आप देखिए हिमालय की उत्पत्ति, हिमालय की उत्पत्ति यहां एक ही और याद रखिएगा, हम आपको बता रहे हैं कि जो पैंजिया था पहले, यह पैंजिया को सुपर महाद्वीप कहा जाता था। सभी स्थल एक दूसरे से जुड़े हुए थे तो उसे हम सुपर महाद्वीप कहा जाता था, या उसे हम पैंजिया कहते थे। पैंजिया जो था वो चारों तरफ सागर से या जल से घिरा था तो उसे हम क्या कहते थे, पैंथालासा कहते थे। सपोज कर लीजिए यह आपका जो है पैंजिया है, यह क्या है, पैंजिया है, या जिसे हम सुपर महाद्वीप कहते हैं। और यह जो आप देख रहे हैं यह आपका क्या है, पैंथालासा है। यह क्या है, पैंथालासा कहते हैं, जल महासागर, इसे हम क्या कहते हैं, महासागर। पैंजिया को हम सुपर महाद्वीप कहते हैं। तो अब आप सपोज कर लीजिए, यहां आप ध्यान से बात समझिएगा हमारी बात, कि यह जो पैंजिया है, जो हिमालय का उत्थान हुआ वह जो है द्वितीय पैंजिया था। कौन सा था, द्वितीय पैंजिया था। और यह हिमालय का जो प्रथम पैंजिया था, प्रथम पैंजिया जो आज से 700 मिलियन वर्ष पूर्व प्रथम पैंजिया था। 700 मिलियन पूर्व, 700 मिलियन वर्ष पूर्व प्रथम पैंजिया था, प्रथम पैंजिया था, पैंजिया था। और द्वितीय पैंजिया जो ये आपका द्वितीय पैंजिया हम बता रहे हैं आपको, द्वितीय पैंजिया, द्वितीय पैंजिया है आज से 200 मिलियन वर्ष, 200 मिलियन वर्ष पूर्व अब आप देखिए, जैसे पूछा जाता है हिमालय का उत्थान हुआ था तो आप बताएंगे, ऑप्शन में दिया रहता है कि प्रथम पैंजिया या द्वितीय पैंजिया या गोंडवाना लैंड, ऐसे 4 विकल्प उसमें दिया रहता है। तो आप क्या बताएंगे, द्वितीय पैंजिया में, द्वितीय पैंजिया में हिमालय का उत्थान हुआ था। प्रथम पैंजिया में हिमालय का उत्थान नहीं हुआ था। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। तो आप देखिए 700 मिलियन वर्ष पूर्व जब प्रथम पैंजिया था तो इस प्रथम पैंजिया भी कई भूभागों में बढ़ गया था, यह कई भूभागों में बढ़ गया था। धीरे धीरे जब ये देखिए 700 मिलियन वर्ष पूर्व प्रथम पैंजिया में भी कई भाग थे, कई भूस्थल थे या कई भूभाग थे। और यह जो है धीरे धीरे पैलियोजोइक युग के, पैलियोजोइक आपको बताया गया था, कैम्ब्रियन युग, ऑर्डोविशियन, सिल्यूरियन युग, डेवोनियन, कार्बोनिफेरस युग और पर्मियन युग, पैलियोजोइक युग के अंत तक प्रथम पैंजिया का जो कई भूभाग था उसका विखंडन हो गया था, वह आपस में जो है जुड़ना प्रारंभ करना शुरू कर गए। तो अर्थात प्रथम पैंजिया का जो विखंडन हुआ था, जो टूटे हुए भाग थे, कई भूभाग थे, वह आपस में मिलते चले गए पैलियोजोइक युग के अंत में। पैलियोजोइक युग के अंत में ये आपस में जुड़ते, अंत में आपस में
जुड़ते चले गए, जुड़ते चले गए। जब पैलेओजोइक युग में प्रथम पैंजिया का जब विखंडन हो, प्रथम 700 मिलियन वर्ष पूर्व जब प्रथम पैंजिया का विखंडन होना शुरू हुआ, कब हुआ था? यह पैलेओजोइक युग के अंत में जो विखंडन हुआ था, ये आपस में सभी भूभाग जुड़ते चले गए। जब आपस में जुड़ गए तो द्वितीय पैंजिया का निर्माण हो गया। वह द्वितीय पैंजिया का निर्माण आज से 200 मिलियन वर्ष पूर्व हुआ। फिर कालांतर में, अब यहां तक समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब आप देखिए, यह जो द्वितीय पैंजिया है, द्वितीय पैंजिया का विभंजन जो हुआ अपर कार्बोनिफेरस काल में, अपर कार्बोनिफेरस काल में पैंजिया के बीच में ऐसे दरार हो गया, ये टूटना शुरू हो गए, ये टूटना शुरू हो गए। अब जो ये टूट गए तो आप समझ लीजिए उत्तर का भाग जो था, अब समझ लीजिए पैंजिया का विभंजन जो है अपर कार्बोनिफेरस काल से प्रारंभ होना शुरू हो गया। तो अब यह पश्चिम में आपका जो है भूमध्य सागर से लेकर के पूर्व में चीन सागर तक, पूर्व में चीन सागर तक, और यह भाग ऐसे जो है यह आपका पूर्व हो गया, पूर्व में चीन सागर, पूर्व में चीन सागर। अब आप ये पश्चिम में आपका भूमध्य सागर, भूमध्य सागर, भूमध्य सागर, भूमध्य सागर। अब देखिए, जब यह पैंजिया दो भागों में विखंडन हो गया, उत्तर वाले भाग को कहा गया अंगारा लैंड। क्या कहा गया? अंगारा लैंड। और द्वितीय भाग को, दक्षिण वाले भाग को क्या कहा गया? गोंडवाना लैंड कहा गया, गोंडवाना लैंड कहा गया। यह क्रम जो है क्रिटेशियस अर्थात मेसोजोइक युग के अंत में यह जो खुल गया है, दरार हो गया, इस दरार को जो पानी भर गया है या भूसंडक अपर कार्बोनिफेरस काल में जो ये भू अभिनथ का निर्माण हो गया, उसे भूवैज्ञानिकों ने इसका नाम बताया टीथीज सागर। इसका नाम क्या बताया? टीथीज सागर, टीथीज सागर कहा, इसे इसका नाम रख दिया टीथीज सागर। भूवैज्ञानिकों ने ये गोंडवाना अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के बीच का जो भू अभिनथ का निर्माण हो गया अपर कार्बोनिफेरस काल में, तो इस भू अभिनथ को, इस स्थल को या इस जलीय भाग को उन्होंने टीथीज सागर के नाम से पुकारा। अब धीरे धीरे अब क्या यह हुआ? मेसोजोइक कल्प के अंत में अर्थात क्रिटेशियस काल में, क्रिटेशियस काल में ही, क्रिटेशियस काल में, क्रिटेशियस काल में टीथीज सागर की तली जो है में अवसाद जो थे उसमें बलन मोड़ पड़ना प्रारंभ हो गया। अब इसका निर्माण जो है, इसमें से टीथीज सागर से हिमालय पर्वत का उत्थान होना प्रारंभ हो गया। अब देखिए, जो आपका टीथीज सागर में यो टर्सरी काल, टीथीज सागर में मेसोजोइक के कल्प के अंत में क्रिटेशियस काल में अर्थात क्रिटेशियस काल में टीथीज सागर में भूसन्नतियों में बलन पड़ना प्रारंभ हो गया और उसकी तली और जो है ऊपर उठना शुरू हो गई। तो कालांत वह जो है इयोसीन काल, टर्सरी काल आ गया, टर्सरी काल में इयोसीन काल आ गया, इयोसीन काल, इयोसीन काल। तो इयोसीन काल में
टिथी सागर से महान हिमालय का उत्थान हुआ। देखिए इयोसीन काल में महान हिमालय का उत्थान हुआ। अब देखिए इयोसीन काल में महान हिमालय का उत्थान हुआ, महान हिमालय का उत्थान हुआ। अब देखिए दूसरा काल आपका चला है ओलिगोसीन काल। ओलिगोसीन काल जो था वह शांत काल था। टिथी सागर में तमाम अंगारा लैंड से और गोंडवाना लैंड से नदियां अपने अवसाद को ला करके जमा करती रहती थी। तो ओलिगोसीन काल शांत था। दूसरा काल, तीसरा काल चला आपका मायोसीन काल। मायोसीन काल, मायोसीन काल। मायोसीन काल में मध्य हिमालय का निर्माण हुआ। मध्य हिमालय का उत्थान हुआ। अब दूसरा इयोसीन, मायोसीन, फिर आपका चला प्लायोसीन। तीसरा काल क्या था? प्लायोसीन काल। प्लायोसीन काल में जो है शिवालिक श्रेणी का उत्थान हुआ। शिवालिक श्रेणी का उत्थान हुआ, जिसे हम बाह्य हिमालय के नाम से भी जानते हैं। शिवालिक श्रेणी का उत्थान हुआ। अब देखिए भारत का भौतिक प्रदेश में जो उत्तर का पर्वतीय भाग के बारे में हमको आपको बताना था, वह जो है टर्सरी काल में पूरे विश्व में वर्णित पर्वत श्रेणियों का उत्थान हुआ। जैसे सपोज कर लीजिए एशिया महाद्वीप में अर्थात भारत में हिमालय पर्वत का उत्थान हुआ, जिसे हम टर्सरी पर्वत के नाम से भी जानते हैं। और यूरोप में आल्प्स पर्वत और अफ्रीका में एटलस पर्वत, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में एंडेज पर्वत, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में रॉकीज पर्वतों का उत्थान टर्सरी कल्प में हुआ था। यह जो है इयोसीन काल, मायोसीन काल और प्लायोसीन काल में टर्सरी पर्वतों का उत्थान हुआ, जिसे हम अल्पाइन पर्वत समूह के नाम से भी जानते हैं। परीक्षाओं में पूछा जाता है अल्पाइन पर्वत है, तो अल्पाइन पर्वत क्या है? ये हिमालय पर्वत भी है, रॉकीज पर्वत भी है, आल्प्स पर्वत भी है, एटलस पर्वत भी है, एंडीज पर्वत भी है और रॉकीज पर्वत भी है। तो विश्व की जितनी बलित पर्वत श्रेणियों का उत्थान हुआ है, वह जो हुआ है टर्सरी कल्प में। टर्सरी से तृतीयक युग के पर्वत के नाम से हम जानते हैं, टर्सरी पर्वत या अल्पाइन पर्वत समूह के नाम से जानते हैं। चलिए फिर आप देखेंगे हिमालय का जो उत्थान हुआ है वह कहां से कहां तक है। प्रश्न पूछा जाता है परीक्षाओं में। तो आप सपोज कर लिए हिमालय की कुल लंबाई पूरा हम बता रहे हैं, पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के मकरान तट से प्रारंभ होकर के यह जो है पूरब में आपके मणिपुर के मिजो की पहाड़ियों तक फैला हुआ है। अर्थात यह जो है पाकिस्तान के देश के बलूचिस्तान प्रांत, बलूचिस्तान प्रांत के मकरान तट से बलूचिस्तान से लेकर के भारत के मिजोरम राज्य के मिजो की पहाड़ियों तक इसकी कुल लंबाई जो है 5000 किलोमीटर है। 5000 किलोमीटर है। अब आप यहां समझिए कि हिमालय पर्वत की कुल लंबाई जो है 5000 किलोमीटर लंबा है। अर्थात पाकिस्तान के बलूचिस्तान मकरान तट से अब
भारत के मिजोरम राज्य के मिजो की पहाड़ियों तक इसकी कुल लंबाई जो है 5000 किलोमीटर है। लेकिन अब इस हिमालय का कुल क्षेत्रफल, हिमालय का कुल क्षेत्रफल आप ये नहीं जानते होंगे अब तक, हम आपको बता रहे हैं कि हिमालय का कुल क्षेत्रफल कितना है। परीक्षाओं में पूछा जाता है कि हिमालय का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो हिमालय का कुल क्षेत्रफल जो है 10,89,000 वर्ग किलोमीटर है। 10,89,000 वर्ग किलोमीटर है, वर्ग किलोमीटर है। अब इसमें यह समझ लीजिए, यह तो हिमालय का कुल क्षेत्रफल है। अब भारत में इसका कुल क्षेत्रफल कितना है? भारत में हिमालय का कुल क्षेत्रफल, भारत में हिमालय का कुल क्षेत्रफल, कुल क्षेत्रफल 5 लाख वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 5 लाख वर्ग किलोमीटर है। भारत में हिमालय का कुल क्षेत्रफल कितना है? 5 लाख वर्ग किलोमीटर है। भारत में अब 33,000 वर्ग किलोमीटर में, भारत में 33,000 वर्ग किलोमीटर में, भारत में 33,000 वर्ग किलोमीटर में बर्फ जमी हुई है। अर्थात भारत में हिमालय का कुल क्षेत्रफल 5 लाख वर्ग किलोमीटर है। इन 5 लाख वर्ग किलोमीटर में 33,000 वर्ग किलोमीटर में बर्फ जमी हुई है। अर्थात भारत का में जो हिमालय का क्षेत्रफल है वह और पूरा हिमालय का कुल क्षेत्रफल जो है, यह आप याद रखेंगे। परीक्षाओं में अक्सर ये पूछा जाता है कि हिमालय का कुल क्षेत्रफल पूछा गया तो आप बताएंगे 10,89,000 वर्ग किलोमीटर। यदि भारत में कुल हिमालय का क्षेत्रफल पूछा जाता है तो आप बताएंगे 5 लाख वर्ग किलोमीटर है। अब भारत में 33,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में बर्फ जमी हुई है। तो यह जो है आपका हिमालय, जो भारत के जो भौतिक प्रदेश के बारे में हमको चर्चा करनी थी, तो पहले हम आपको ये बताना चाहते थे कि हिमालय की उत्पत्ति के बारे में बता देंगे तो आपको भौतिक प्रदेश में उत्तर का पर्वतीय भाग पढ़ने में बहुत आसानी हो जाएगी और इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। अब देखिए, भारत का यह जो है हिमालय के बारे में हम आपको चर्चा कर दिए हैं। अब फिर हम अगले वीडियो में हिमालय का भौगोलिक विभाजन बताएंगे और हिमालय का प्रादेशिक विभाजन बताएंगे। ठीक है, अब अगले वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।